हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास से हम इकोनॉमिक्स का जो आपके पास टॉपिक है वो हम रिवाइज कराने जा रहे हैं आपको। बिल्कुल बाय द वे बाय द मीन्स ऑफ एमसीक्यूज पूरे का पूरा जो सिलेबस है आपकी इकोनॉमी का वो आपके साथ अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है जेके एसएसबी के जो भी आपके पास आगे आने वाले एग्जामिनेशन है, पर्टिकुलरली जो आपके पास फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंस का एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास से आप मान दीजिए इकोनॉमी का आपके पास पूरे का पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने पहले से गुजारिश करेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए। एमसीक्यूज के माध्यम से हम पूरे का पूरा टॉपिक आपके साथ रिवाइज करेंगे। चलिए समझते हैं कैसे। चलिए जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर इस तरह से दिया गया है, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है जी, आपने बताना है कि नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपके पास वन ऑफ द फैक्टर ऑफ क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन आप इंक्लूड नहीं करते हैं। नंबर ए आपके पास लिटरेसी रेट आ रहा है, नंबर बी हेल्थ ऑफ ए पर्सन, नंबर सी सिकल फॉर्मेशन, नंबर डी नंबर ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न टू ए पर्सन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर इसमें डी जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा, डेट इज नंबर ऑफ चिल्ड्रन टू ए पर्सन जो है ये एक फैक्टर नहीं आ रहा है किसके लिए, टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द पॉपुलेशन। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए क्या क्या आप समझते हैं? एक तो डिपेंड करता है ये लिटरेसी रेट पर, नंबर सेकंड ये हेल्थ ऑफ ए पर्सन जो इंडिकेट की जाती है किसके माध्यम से, बाय द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इसके साथ साथ जो आपके पास सिकल फॉर्मेशन है जिसने अक्योर किए गए होते हैं पीपल के लोगों के द्वारा ऑफ द कंट्री, ये जो चीज़ें हैं ये आपने समझ लेनी है। जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है अल्टीमेटली डिसाइड करती है ग्रोथ रेट क्या है आप किसी भी कंट्री की। जो आपके पास लिटरेट प्लस हेल्दी पॉपुलेशन है ये दोनों मिला के आपके पास माना जाता है दैट दीज आर एन एसेट टू ए कंट्री। अगर आपके पास किसी कंट्री में लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन है तो ये एक एसेट माना जाता है कंट्री के लिए। ठीक है जी, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास क्या पूछा जा रहा है, एज पर द डेटा अवेलेबल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। जो आपके पास डेटा अवेलेबल मुहिम है हमें अवेलेबल हुआ है अलग अलग सोर्सेज से, एवरी एक्स पर्सन इन इंडिया इज पुअर। पूछा जा रहा है कि हर एक जो आपके पास एक्स पर्सन है मतलब इंडिया में कौन सा पर्सन जो है वो प्योर आपके पास गरीब आ रहा है। क्या हर एक दूसरा पर्सन इंडिया में पुअर है, क्या हर एक तीसरा पर्सन इंडिया में पुअर है, क्या हर एक चौथा पर्सन इंडिया में पुअर है, क्या हर एक फिफ्थ पर्सन इंडिया में पुअर है। एज पर जो आपके पास डेटा अवेलेबल हो रहा है आपके पास बहुत सारे सोर्सेज जो हमें डेटा मिलता है उनके मुताबिक एवरी फोर्थ पर्सन इन इंडिया जो हर चौथा आदमी इंडिया में है वो आपके पास पुअर माना जाता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इंडिया हैज़ अ लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन ऑफ द पुअर इन द वर्ल्ड। ये चीज़ें आपने याद रख लेनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया इज। ठीक है जी, जो आपके पास एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में है वो क्या है? क्या वो आपके पास 2400 कैलोरीज है, क्या वो आपके पास 3000 कैलोरीज? ये सर पर कैपिटा पर पर्सन पर डे की बात हो रही है। ठीक है जी, पर पर्सन पर डे, ये आप याद रखिएगा कि पर पर्सन पर डे की जो एक्सेप्टेड कैलोरी रिक्वायरमेंट है इंडिया में, क्या वो 2400 कैलोरीज आ रही हैं, क्या वो 3000 कैलोरीज रिकमेंड की जा रही हैं, क्या वो 2000 आ रही हैं, क्या वो आपके पास 3500 आ रही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? जो आपके पास ऑफिशियल डेटा आपके पास मिल रहा है उसके मुताबिक 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे जो है इसे आप एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में मानते हैं। ठीक है जी, इंडिया में अगर आप पोवर्टी लाइन देखते हैं जो आपके पास एक इमेजिनरी लाइन है, वो पोवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने के लिए मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, लाइट, एजुकेशन एंड मेडिकल रिक्वायरमेंट सबको जो है समझा जाता है, इन सब की परख की जाती है। तो इनके मद्देनजर रखते हुए एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में जो है वो 2400 कैलोरीज पर पर्सन पर डे मानी जाती है। 2011-2012 का जो आपके पास डेटा अवेलेबल है उसके मुताबिक पोवर्टी लाइन में आपके पास पुअर कौन मानेंगे? बिलो बीपीएल जिसे आप कहते हैं, बिलो पोवर्टी लाइन किन्हें आप मानते हैं? बीपीएल आप किनको मानेंगे? सर जिस पर्सन की हर महीने की इनकम 816 या उससे कम आ रही है उसे आप बीपीएल मानेंगे, और वो पर्सन जिसकी आपके पास ये रूरल में आ रही है मतलब ये गांव की पॉपुलेशन है। अगर आप शहरों की बात करेंगे, अर्बन देखेंगे, तो जिस पर्सन की 1000 पर मंथ इनकम आ रही है उसको आप बीपीएल मानेंगे। तो ये आपके पास पोवर्टी लाइन का कंसेप्ट आ रहा है। बिलो पोवर्टी लाइन कौन से आ रहे हैं, अबव पोवर्टी लाइन कौन से आ रहे हैं। बीपीएल के लिए रूरल एरिया में क्या है, 816 रुपये अगर आप महीने के कमा रहे हैं या उससे कम कमा रहे हैं तो सर आपके पास कंसेप्ट है यू आर एलिजिबल फॉर बीपीएल, आप बिलो पोवर्टी लाइन में आ रहे हैं। अगर आप अर्बन एरिया में रह रहे हैं, शहरों में रह रहे हैं, 1000 से कम कमा रहे हैं तो आप जो है बीपीएल मान रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ रहे हैं। वीडियो के अंत में जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा, आपने कितने क्वेश्चन जो हैं ठीक किए हैं। विच आर फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फूड सिक्योरिटी, आपने बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से फूड सिक्योरिटी जो कंसेप्ट आपके उसमें आप क्या इंक्लूड नहीं करते हैं। नंबर ए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, नंबर बी अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मर्स, नंबर सी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, नंबर डी अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। देखिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड सर इसमें हम इंक्लूड करते हैं, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड इसमें हम इंक्लूड करते हैं, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड इसमें हम इंक्लूड करते हैं, लेकिन जो आपके पास एक्सेसिबिलिटी ऑफ आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मर्स है ये हम इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ए ऑप्शन भी इंक्लूड है, सी ऑप्शन भी इंक्लूड है, डी ऑप्शन भी इंक्लूड है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फार्मर्स। देखिए फूड सिक्योरिटी का लफ्जी मतलब ही है, इट मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ द फूड टू ऑल द पर्सन, हर एक लोग के लिए, हर एक पीपल के लिए, हर एक इंसान के लिए एट ऑल द टाइम। ये कंसेप्ट आपके पास फूड सिक्योरिटी का है। अवेलेबिलिटी का मकसद क्या है? सर फूड जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है, एक कंट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, उसके साथ साथ जो फूड आपने इंपोर्ट किया, बाहर के मुल्कों से इंपोर्ट किया है, प्लस जो आपके प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक बचा हुआ है, ये सारा मिला के आपके पास अवेलेबिलिटी कहलाता है। एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या है? सर एक्सेसिबिलिटी मतलब ये है कि जो आपके पास अभी आपके पास खुराक है, जो आपके पास फूड अवेलेबल है। अब एक्सेसिबिलिटी का मतलब क्या होगा? फूड विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। ये जो आपके पास खुराक होनी चाहिए, इट शुड बी अंडर द रीच ऑफ एवरी पर्सन, तो ही आप एक्सेसिबिलिटी मानेंगे। तो अफोर्डेबिलिटी क्या है? अफोर्डेबिलिटी ये है कि हर एक इंडिविजुअल जो है उसके पास एनफ रिसोर्सेज होने चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि वो सफिशिएंट अमाउंट जो है सेफ और न्यूट्रिश फूड जो है अपना हासिल कर सके अपनी डाइटरी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो ये तीनों के तीनों आपके पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड है, एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड है, अफोर्डेबिलिटी फूड है, ये सारे के सारे जो है फूड सिक्योरिटी में इंक्लूडेड हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे स्टूडेंट्स के हम देख रहे हैं मैसेजेस कि हमें सर जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंस में मैथमेटिक्स में बड़ी परेशानी आ रही है। आप एक काम कीजिए सर, हमने आपके साथ बहुत ही बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ हमने अकाउंटेंट असिस्टेंट फाइनेंस के मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ सीखिए। और बहुत जल्दी हम आपके साथ मैराथन क्लासेस लाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड, ताकि ईच एंड एवरी टॉपिक हम फिर से आपके साथ रिवाइज कराएंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में आप पूरे का पूरा स्कोर करेंगे, आप ये विश्वास रखिए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। विच आर फॉलोइंग एक्ट इज प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी लाइफ एट अफोर्डेबल प्राइसेस एंड अनेबल पीपल टू लिव ए लाइफ विद डिग्निटी। बोल रहा है कि आप नीचे दिए गए कौन सा एक्ट है जो आपके पास मैसर है, जो आपको अवेलेबल करता है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी लाइफ किसके लिए? अफोर्डेबल प्राइस पर, और इस काबिल बनाता है लोगों को ताकि वो जिए विद डिग्निटी। क्या वो आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2012 का आ रहा है? क्या वो आपके पास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2014 का आ रहा है? क्या वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का आ रहा है, या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जो ये एक्ट है, अंडर दिस एक्ट लगभग 75% जो रूरल पॉपुलेशन है और 50% जो आपके पास अर्बन पॉपुलेशन है, इट हैज़ बीन कैटेगराइज्ड एज एलिजिबल हाउस होल्डर्स फॉर फूड सिक्योरिटी। तो 75% जो आपके पास रूरल पॉपुलेशन है और आपके पास जो 50% अर्बन पॉपुलेशन है, इसको कैटेगराइज किया गया है एज एलिजिबल हाउस होल्डर्स फॉर फूड सिक्योरिटी। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये आपने समझ लेना है, याद रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा जा रहा है? व्हेन इज नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? आप हमें बताइए कि जो आपके पास नेशनल कंज्यूमर डे इंडिया में है, ये आप कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपके पास दिया गया है, क्या ये आप 25 दिसंबर को मनाते हैं, क्या ये 24 दिसंबर को मनाते हैं, क्या ये आपके पास 24 नवंबर का डेट आ रहा है, क्या ये 25 नवंबर का डेट आ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 24 दिसंबर। इसे हम नेशनल कंज्यूमर डे के तौर पर मनाते हैं। क्यों मनाते हैं सर? क्योंकि इसी दिन आपके पास जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 में, कंज्यूमर जिसे आप कोपरा COPRA से जानते हैं, कोपरा एक्ट जिसे आप कहते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है 24 दिसंबर 1986 को जो है ये आपके सामने आया है। बिकॉज ऑन दिस डे द इंडियन पार्लियामेंट जो है इसने एनेक्ट किया था, इट एनेक्टेड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इसी वजह से आपके पास 24 दिसंबर को हम नेशनल कंज्यूमर डे सेलिब्रेट करते हैं। कोपरा के अंडर, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर हमारे पास 3 टायर काजी जुडिशियल मशीनरी देखने को मिलती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर। जो आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है
डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट जो है ये, जिसे आप डिस्ट्रिक्ट फोरम कहते हैं, ये उन केसेस को हैंडल करता है जहां पर आपके पास 20 लाख तक मामला आता है। जो आपके पास स्टेट लेवल कोर्ट है, जिसे आप स्टेट कमीशन कहते हैं, ये 20 लाख से लेकर 1 करोड़ तक जो है ये काम करता है। इसके अंडर जो आते हैं उनको उन केसेस को जो है हैंडल करता है। जो आपका नेशनल लेवल कोर्ट है, जिसे आप नेशनल कमीशन कहते हैं, ये डील करता है उन केसेस को विच आर एक्सीडिंग ₹1 करोड़। 1 करोड़ से ज़्यादा का कंसेप्ट आ रहा है, लेन देन आ रही है, वहाँ पर आपके पास कंज्यूमर को कुछ परेशानी आ रही है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के लिए वहाँ पर आप नेशनल कमीशन के द्वार पर जा सकते हैं। तो 3 इसके टायर्स आ रहे हैं। एक तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट फोरम आ रहा है, दूसरा आपके पास स्टेट लेवल पर जिसे आप स्टेट कमीशन कहेंगे, और आपके पास नेशनल लेवल पर जिसे आप नेशनल कमीशन कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कहाँ तक सर है? सर आपके पास वो केसेस जो 20 लाख तक आ रहे हैं, 20 लाख के पार 1 करोड़ तक आपके पास स्टेट कमीशन आ रहा है, और 1 करोड़ से ऊपर जाएंगे तो नेशनल कमीशन के पास आपकी सुनवाई होती है। ये कंसेप्ट आपने सीख लेने हैं, याद रख लेने हैं। चलिए जी, क्योंकि MCQ सीधा आप पढ़ेंगे और ये याद रख देंगे भाई ये क्या है, कब हुआ, 24 दिसंबर हो गया बात, ना, आपने सीखना है, कंसेप्ट जो है रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये हुबहू ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में तो आ नहीं सकता इसके रिलेटेड, लेकिन जब आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, इसके साथ साथ पूरे का पूरा टॉपिक रिवाइज किया होगा, तो जो भी क्वेश्चन इससे पूछेंगे आप एग्जामिनेशन में करके आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है कि आप हमें बताइए विच आर द फॉलोइंग वाई द शॉर्ट टर्म मेजर्स इंटेंडेड। जो आपने बताने हैं कि इनमें से कौन से आपके पास शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जिन्हें उठाया गया था ताकि करेक्ट किया जा सके सम ऑफ द वीकनेसेस दैट हैव डेवलप्ड इन द BOP, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हुए देखे इनको आपको मिले थे, ताकि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाया जा सके इंडिया में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका आंसर आपने हमें अच्छे से बताना है। ठीक है जी, ऑप्शन ए आपके पास क्या आ रहा है? ऑप्शन ए, क्या वो स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स थे, क्या वो आपके पास स्टेबलाइजेशन मेजर्स थे, बोथ या नन। फिर से एक बार क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि नीचे दिए गए आपके पास जो ऑप्शंस हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेसिकली एक आपके पास शॉर्ट टर्म मेजर था, जिसको उठाया गया था, जिसको लिया गया था, ताकि कुछ जो वीकनेस जो कमजोरियां थी इंडियन गवर्नमेंट की, जो आपके पास इंडिया में आ रही थी कमजोरियां, उनको सुधारने के लिए, जो डेवलपमेंट में आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में परेशानी आ रही थी और इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लाने के लिए कौन से शॉर्ट टर्म मेजर्स हमने उठाए। ठीक है जी, क्या आप उन्हें स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स कहेंगे, क्या आप उन्हें स्टेबलाइजेशन मेजर्स कहेंगे, बोथ या नन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेबलाइजेशन मेजर्स जो हैं वो आ जाएगा। आप देखिए कंसेप्ट इससे क्या पढ़ा है हमने, इससे क्या सीखना है। देखिए बात क्या है सर, बात हमारे पास आ रही है, चलिए यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये बात हमारे पास आ रही है लगभग लेट 1980s की बात है। ठीक है जी, लेट 1980s में क्या हुआ था, इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो इंडिया में देखने को मिले थे। कोई मुल्क इंडिया में इन्वेस्टमेंट करने को राजी नहीं था, कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी हमारा दरवाज़ा खटखटाने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने देखा सर इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए, इंडिया गया किसके पास? IBRD। ये सर क्या है? अगर आपको नहीं पता है IBRD क्या है तो हम यकीन से कहते हैं कि जो आपके पास मॉर्निंग में हम आपके साथ शो ला रहे हैं, जिसमें हम आपके साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, UN क्या है सर आपके पास, हम आपके साथ अच्छे से IMF डिस्कस कर चुके हैं, WTO डिस्कस कर चुके हैं। आज की ही क्लास में हमने आपके साथ वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट लिया है, वो क्लास अगर आपने देखी होगी तो आपको पता है होगा कि IBRD क्या है। सर आइए आपके पास इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, ठीक है, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं। इंडिया गया है इसके पास, ठीक है जी, इंडिया इसके पास गया, IMF के पास, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गया, इंडिया को लोन मिला। कितना लोन मिला सर? लगभग $7 बिलियन के इंडिया ने कर्जा लिया इस क्राइसिस से उभरने के लिए। लेकिन लोन तो ऐसे मिलेगा नहीं, इसके लिए इंडिया को जो है अपने दरवाजे खोलने पड़े, लिबरलाइज होना पड़ा। LPG जिसे आप कहते हैं, ये कंसेप्ट लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसकी तरफ इंडिया की इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी की तरफ ले जाना पड़ा। ठीक है जी, तो इसी तहत इसी मकसद से जो हमारे पास कुछ मेजर जो हमने उठाए थे इकोनॉमी को सुधारने के लिए, वो 2 कैटेगरीज में हम बांटते हैं। एक को हम कहते हैं सर स्टेबलाइजेशन मेजर से, चलिए ऑप्शन पर जो आपको देख रहे हैं, एक को हम कहते हैं स्टेबलाइजेशन मेजर्स और दूसरे को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स। जो आपके पास स्टेबलाइजेशन मेजर्स हैं, स्टेबलाइजेशन मेजर्स क्या थे सर? ये शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जिन्हें उठाया गया था, जिन्हें इंटेंट किया गया था ताकि जो कुछ कमजोरियां, जो कुछ वीकनेसेस हमें लग रही हैं उन्हें सुधारा जा सके। डेट हैव डेवलप्ड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो हमारे वीकनेसेस आ रहे हैं BOP में, उसको सुधारने के लिए ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हमने उठाए थे ताकि इन्फ्लेशन को अंडर कंट्रोल लिया जा सके। ये शॉर्ट टर्म मेजर उठाए थे जिन्हें आपने स्टेबलाइजेशन मेजर कहा था। तो आपके पास जो स्ट्रक्चरल मेजर्स हैं सर, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स क्या थे सर? ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे।
इनका मकसद क्या था सर? इनका मकसद था हमारी जो इकोनॉमी है इसको इम्प्रूव करना, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी और इंक्रीज करना इट इज़ इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय सेगमेंट्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात आएगी तो आपके पास स्ट्रक्चर रिफॉर्म मेजर्स आएंगे, शॉर्ट टर्म मेजर्स की बात आएगी तो आपके पास स्टेबलाइजेशन मेजर्स आएंगे। होप कंसेप्ट एमसीक्यूज के माध्यम से आपका क्लियर हो गया होगा। सीखे हैं? लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछा जा रहा है? आप हमें बताइए विच आर फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन महारत्न्स। ठीक है जी, ये जो आपके पास नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आप महारत्न में किसको इंक्लूड करते हैं? ऑप्शन ए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, बी ऑप्शन बीएसएनएल दैट इज भारत संचार निगम लिमिटेड, सी ऑप्शन आईओसीएल, आईओसीएल का मतलब क्या है सर? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डी ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? इसका करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आईओसीएल आ रहा है। आईओसीएल जो है वो महारत्न में हम इंक्लूड करते हैं। देखिए कंसेप्ट क्या है, चलिए कंसेप्ट हम यहाँ पर रिवाइज कर रहे हैं आपके साथ। देखिए बात क्या है, बात यह है कि जब आपने देख लिया एलपीजी का कंसेप्ट आपके पास आ गया, इंडिया को लगा कि भाई हमेशा के लिए तो हम कर्जा मांगते नहीं रहेंगे, तो इन्होंने क्या सोचा? इन्होंने बोला कि अगर हम अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये बहुत लाजमी हो जाएगा कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज़ है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, जो हमारे पास ये बड़े बड़े इदारे हैं, इनकी एफिशिएंसी हमने इंक्रीज़ करनी है, इनमें और ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म जो है वो हमने इनमें जो है लाना है ताकि इनको अनेबल किया जा सके, ताकि ये पूरे वर्ल्ड मार्केट के साथ तो ग्लोबल स्केल पर जो है कम्पीट कर सकें, लिबरलाइज्ड ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो है ये टिक सकें। इसलिए इंडिया ने कुछ आपके पास जो पीएससी थे, जिन्हें आप प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज कहते हैं, इन्हें डिक्लेयर किया महारत्न के तौर पर, नवरत्न के तौर पर। जो आपके पास मिनी रत्न हैं, इनमें जो है आपके पास कुछ इंडस्ट्रीज़ को इन्होंने बांटा। इन जो जिनको आपने इनमें महारत्न हो गए, मिनी रत्न हो गए, नवरत्न हो गए, इनको क्या मिलते थे सर? दे वायर गिवन ग्रेटर मैनेजरियल एंड ऑपरेशन ऑटोनॉमी। इनको ज़्यादा मैनेजर और आपके पास ऑटोनॉमी दी गई थी ताकि ये बड़े बड़े फैसले जो हैं अपनी मर्जी से उठा सकें। तो इन्हीं के द्वारा हमारे पास कुछ सेक्टर्स महारत्न आ रहे थे, कुछ नवरत्न आ रहे थे, कुछ आपके पास मिनी रत्न आ रहे थे। जो आपके पास महारत्न थे जनरली इनमें हम आईओसीएल, जिसे आप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जानते हैं, जो आपके पास स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो भी हम महारत्न में इंक्लूड करते हैं। सर अगर आप नवरत्न की बात करेंगे तो नवरत्न में हम जनरली आपके पास जो आपके पास हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है वो हम इंक्लूड करते हैं। जो आपके पास एमटीएनएल, जैसे आप एमटीएनएल का मतलब क्या है? महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, ये हम इंक्लूड करते हैं। इसी तरह से अगर आप मिनी रत्न देखेंगे तो मिनी रत्न में जो है हम आपके पास बीएसएनएल को इंक्लूड करते हैं, हम आपके पास एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इंक्लूड करते हैं, इंडियन रेलवे कैटरिंग हो गया, जो आपके पास टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ये सारे के सारे हम मिनी रत्न में इंक्लूड करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था महारत्न के रिलेटेड में, और महारत्न हमारे पास कौन सी आ रही है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आ रही है, और इसके साथ साथ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी आपने याद रख लेना है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आपने इससे अच्छे से सीख लिया होगा। दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, कह रहा है कि वो इंसान, वो लोग, वो कैटेगरी जो अक्सर इन एंड आउट होते रहते हैं, किससे? पॉवर्टी लाइन से। जैसे स्मॉल फार्मर्स हो गए आपके पास, सीजनल वर्कर्स हो गए आपके पास, उन्हें आप किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या आप उन्हें क्रोनिक पुअर रखेंगे, क्या आप उन्हें ओकेजनली पुअर रखेंगे, क्या आप उन्हें चर्निंग पुअर रखेंगे, या नॉन पुअर रखेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज चर्निंग पुअर आ रहे हैं। देखिए सर, पॉवर्टी आपने देख लिया, पॉवर्टी लाइन एक आपने इमेजिनरी लाइन रखी है, ठीक है जी। ये आपके पास फॉर एग्जाम्पल इमेजिनरी लाइन है एक पॉवर्टी लाइन, ठीक है, जिसे आप पॉवर्टी लाइन कह रहे हैं, ठीक है। अब जो इस पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेगा वो आपके पास बीपीएल आ रहा है, जो उसके ऊपर रहेगा वो आपके पास अबव पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके पास हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के नीचे आएंगे, जैसे वो यहाँ पर होंगे, इनकी पॉपुलर इनकम जो है इतनी आ रही है, लेकिन हमेशा जो आपके पास पॉवर्टी लाइन है उससे नीचे आ रही है, ठीक है जी, हमेशा पॉवर्टी लाइन से नीचे आ रही है। तो ये हमेशा किसमें हम इंक्लूड करेंगे? ये सर ये वाली कैटेगरी आपके पास आएगी ऑलवेज पुअर, जो हमेशा पुअर रहते हैं, आपने इंक्लूड कर दी, ये समझ गए आप। दूसरी कैटेगरी इसमें क्या आ रही है? सर ये हमारे पास पॉवर्टी लाइन थी, कुछ लोग ऐसे हैं जो अक्सर जो है पुअर ही रहते हैं, हमेशा वो पुअर रहते हैं, लेकिन बीच में कभी ऐसा टाइम आ जाता है, कुछ लॉटरी लग गई, कुछ हो गया, कुछ देखर हो गई, वो एक बार साल में कुछ कभी जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ गए, फिर से वापस नीचे आ रहे हैं। तो जो कभी कभार पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले जाएं, इन्हें आप यूजुअली पुअर कहते हैं,
क्या कहते हैं, यूजुअली पुअर, कि वो अक्सर पुअर रहते हैं, लेकिन कभी कभार कृपा हो गई, कुछ हो गया, वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर चले गए हैं। ठीक है जी, अक्सर इनकी कमाई जो है 800 रुपये से नीचे आ रही है महीने की, कभी कभार इन्होंने 2000 भी कमा लिया। ये आपने कंसेप्ट, उनको आप यूजुअली पुअर कहते हैं। तीसरा कंसेप्ट क्या आता है, जिन्हें आप ट्रांजिएंट पुअर कहते हैं। ट्रांजिएंट पुअर में दो कैटेगरीज आती हैं, एक को आप चर्निंग पुअर कहते हैं, दूसरे आपके पास ओकेजनली पुअर होते हैं। ये आपके पास पॉवर्टी लाइन है। ठीक है जी, चर्निंग पुअर में क्या आएंगे, चर्निंग पुअर में वो लोग आएंगे जो अक्सर पॉवर्टी लाइन से ऊपर नीचे जाते रहते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल में आपने क्या पढ़ लिए, स्मॉल फार्मर्स हो गए, सीजनल वर्कर्स हो गए। सर आपके पास कश्मीर की एग्जांपल लेते हैं, सर हमारे थल करने का टाइम है, जो हमारे पास सीजनल वर्कर्स हैं जो वहाँ थल का काम करते हैं, तो उनका हमने जो है ज़मीन पर लगाया, तो वो आते हैं, वो काम करते हैं, उनका उस टाइम पर जो है इनका इनकम जो है अच्छी होती रहती है, तो ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर चल जाते हैं। थल का सीज़न ख़त्म हो गया, ठीक है जी, उसके बाद जो ये लोग हैं इनको काम नहीं मिल रहा है, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे। तो ये जो है ये लोग जो ऊपर नीचे करते रहते हैं पॉवर्टी लाइन से, इनको आप चर्निंग पुअर में इंक्लूड करते हैं। दूसरी कैटेगरी जो आपके पास ट्रांजिएंट पुअर में आ रही है, वो ओकेजनली पुअर है। ओकेजनली पुअर कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास पॉवर्टी लाइन है, ये हमेशा अक्सर जो है पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं, इनकी इनकम जो है पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहती है, लेकिन कभी कभार हालत कभी ऐसी आ जाती है, कोई भी अनवांटेड सिचुएशन हो गई, कभी कभार वो पॉवर्टी लाइन के नीचे चले गए, ये आपके पास ओकेजनली पुअर कहलाते हैं। क्या कहते हैं, ओकेजनली पुअर कहलाते हैं। तो ओकेजनली पुअर वो लोग हैं जो कभी कभार पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। तो लास्ट कैटेगरी इसमें कौन सी आती है, सर ये आपके पास वो कैटेगरी है जिनको गरीबी क्या होती है उनको पता ही नहीं है। ठीक है जी, ये हमेशा ही पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहते हैं, इन्हें नॉन पुअर कैटेगरी में रखा जाता है। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि आप हमें बताइए कि वो लोग जो अक्सर ऊपर नीचे करते रहते हैं पॉवर्टी लाइन से, उन्हें आप क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में रखेंगे। सर अब तो बोलने की जरूरत नहीं है, चर्निंग पुअर में उनको आप रखेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से सीख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा जा रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट वेल नोन वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेड इन केरला। ठीक है जी, आपने बताना है कि नीचे दिए गए कुछ ऑप्शंस हैं, इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो बेसिकली आपके पास एक वेल नोन वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है। पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम जिसे बहुत ही सफल तरीके से केरला में लागू किया गया है। क्या वो आपके पास ऑप्शन नंबर ए, क्या वो महिला शक्ति है, क्या वो आपके पास महिला बसेरा है, क्या वो आपके पास कुदुम बसेरा है, या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कुदुम बसेरा। ठीक है जी, कुदुम बसेरा क्या है, सर बेसिकली इसको आप द पुअर वुमेन्स बैंक भी कहते हैं। ये एक वुमेन ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम है, जिसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से केरला में लागू किया गया था। बात है सर ये 1995 की, 1995 की, जब एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी जो है इसको स्टार्ट किया गया था स्मॉल सेविंग बैंक के तौर पर फॉर पुअर वुमेन विद द ऑब्जेक्टिव। इनका मकसद क्या था, ताकि एनकरेज किया जा सके सेविंग को। ये जो आपके थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटी बनी थी, इसने लगभग 1 करोड़ रुपए जो है थ्रिफ्ट के तौर पर, सेविंग के तौर पर जमा किया था। ये जो सोसाइटी है इसे बोला जाता है, इट हैज़ बीन एक्लेमेड एज द लार्जेस्ट इनफॉर्मल बैंक इन एशिया। ठीक है जी, ये आपने याद रखना है। तो कुदुम बसेरा जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास आ रही है, एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होनी चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ रहे हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल, आपसे बोल रहा है कि आप हमें बताइए द collection of all possible combinations of the goods and services that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technological knowledge is called। ठीक है जी, जो आपके पास फाइनल सेट आ रहा है, जो आपके पास कलेक्शन आ रही है, सारे कम्बिनेशन किनकी, उन गुड्स की, उन सर्विसेज की, जो पर्सन जो है कोई भी आप लेंगे वो हासिल कर सकता है फ्रॉम द गिवन रिसोर्सेज एंड द गिवन स्टॉक ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। क्या आप उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहेंगे, क्या आप उसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर कहेंगे, क्या आप उसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे, या आप उसे मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, आप सबने बहुत बार अच्छे से पढ़ा होगा इसको, तो इसका आंसर आ जाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। ठीक है जी, इसका मकसद कहने का मतलब ये है कि आप देखिए मकसद क्या है, मकसद यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी के रिसोर्सेज जो हैं जितने हैं आपके पास वो फिक्सड हैं। फॉर एग्जांपल आप ज़मीन ले रही हैं, आपके पास ज़मीन जो है वो फिक्सड है, इस ज़मीन में आपके पास, ये आपके पास ज़मीन है, ये ज़मीन का प्लॉट जो है ये फिक्सड है। इसमें आप दो चीज़ें आप उगा सकते हैं, या तो आप इसमें आलू उगा सकते हैं, या आपने पटेटो उगा सकते हैं, या तो आप इसमें प्याज जो है ओनियन उगा सकते हैं।
ठीक है जी। अब इसमें पॉसिबिलिटीज़ क्या कहेंगे, या तो आप सारे की सारी ज़मीन जो है इसमें सारे के सारा जितना भी आपके पास ज़मीन है उसमें सब में आपने ओनियन उगा लिया, पोटैटो कुछ भी नहीं आएगा। 10 यूनिट फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम आप उगा सकते हैं इसमें ओनियन के 10 आपने उगा लिए, 10 यूनिट 10 किलो 10 क्विंटल जितना आप ले रहे हैं, यूनिट्स में बात कर रहे हैं, तो 10 यूनिट आपने ओनियन के उगा लिए, पोटैटो कुछ भी नहीं उगाएंगे। 9 यूनिट अगर आप ओनियन के उगा रहे हैं तो 2 यूनिट आप पोटैटो के उगा रहे हैं। 7 यूनिट अगर आप ओनियन के उगा रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है 3 यूनिट इस तरह से पोटैटो को उगा सकते हैं। अगर ओनियन आप कुछ भी नहीं उगाएंगे तो 4 यूनिट्स आप जो है पोटैटो को उगा सकते हैं। तो ये जो आपके पास टोटल कम्बिनेशंस आ रही हैं, इस कम्बिनेशन को आप क्या कहते हैं, इस कम्बिनेशन को आप क्या कहलाएंगे, इसे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहेंगे। तो इसके माध्यम से जो आपके पास ग्राफ बनेगा उसे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट एरिया कहते हैं, जो दर्शाता है कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास देखने को मिलता है, वो इस तरह का। ठीक है जी, ये इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलता है। ये कुछ पॉइंटर्स हैं, ए, यहाँ पर आपने बी ले लिया, यहाँ पर सी ले लिया। तो ये पॉइंटर्स आपको दर्शाते हैं कि अगर आप जो है गिवन अमाउंट ऑफ एक आपके पास दिया होगा तो उस संबंध में आप दूसरी चीज़ का कितने प्रोडक्शन कर पाएंगे ये आपको देता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट एरिया जो है ये कर्व है, जो आपको बताएगा कि मैक्सिमम आप कितने आलू जो है या कितने आपके पास कमोडिटी ए जो है वो उगा सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं इकोनॉमी में फॉर एनी गिवन अमाउंट ऑफ दूसरी जो कमोडिटी है, जैसा आपके पास ओनियन है। इस कर्व को आप जो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट एरिया कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कॉम्बिनेशन को क्या, कलेक्शन को क्या कहेंगे, उसे आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट कहेंगे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। सीख रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर फॉलोइंग इज समटाइम्स आल्सो रेफर्ड एज द इकोनॉमिक कॉस्ट। पूछा जा रहा है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में से किसे आप कभी कभी इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहते हैं। चलिए जी समझते हैं, क्या आप उसे मार्जिनल कॉस्ट को कहते हैं, डिमिनिशिंग कॉस्ट को कहते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कहते हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स को कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है इसे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है जी, चलिए जी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगा। चलिए इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं आपके साथ। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है बेसिकली, देखिए अभी जो एग्जांपल आपने हमारे साथ पढ़ी, एग्जांपल में क्या पढ़ा था आपने हमारे साथ कि भाई या तो आप आलू उगा सकते हैं या पोटैटो उगा सकते हैं या ओनियन उगा सकते हैं। आपने देखा अगर आप ओनियन 10 यूनिट पहले उगा रहे थे तो यहाँ पर अगर इसके जो हैं कोई भी यूनिट नहीं था, यहाँ आपने 9 यूनिट उगाए तो इसके हमने 1 यूनिट उगा लिया था, यहाँ 7 यूनिट्स। तो मकसद अगर आप ओनियन का कुछ यूनिट कम कर रहे हैं तभी आप पोटैटो जो है उसमें उगा सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है एक क्वान्टिटी का आपको जो है फॉरगो करना पड़ेगा। यही जो आप जो अमाउंट है, इफ़ यू वांट मोर ऑफ वन ऑफ द गुड्स, हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल हैव लेस ऑफ द अदर गुड। यही जो आ रहा है, दस देयर इज ऑलवेज, हमेशा क्या हो रहती है, देयर इज ऑलवेज ए कॉस्ट ऑफ हैविंग ए लिटिल मोर। अगर थोड़ा आपको ज़्यादा चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ कीमत आपको पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोटैटो ज़्यादा उगाना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ ओनियन आपको फार्गो करने पड़ेंगे। इसी को आप जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड्स कहलाते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है इकोनॉमिक्स में, इसी वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कभी कभी इकोनॉमिक कॉस्ट भी कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए क्लास थोड़ी अगर लंबी हो जाए कभी तो आप सीख रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके नज़दीक आ रहा है, तो क्लास लंबी हो जाए आपने सीखना है। ठीक है जी, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो ही आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप सीखेंगे, वरना हम सीधे ऐसे बोल दें आपके पास सर इसको क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया बात, तो आप चलिए नहीं वैसा आपका रिवीजन नहीं होगा। हमारा मकसद रिवीजन कराने का है। MCQs का माने ही यही है कि MCQ के माध्यम से आप जो है और चीज़ें सीखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा जा रहा है, विच आर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर ट्रू। कौन से नीचे गए ऑप्शन जो है, नीचे गए स्टेटमेंट जो हैं ये आपके पास ट्रू आ रहे हैं। चलिए जी, स्टेटमेंट नंबर 1, इन पॉजिटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी स्टडी हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म्स, किस तरह से ये आपके फंक्शन आ रहा है। ठीक है जी, हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। नंबर 2 जो आपके पास स्टेटमेंट है, इन नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेदर दीज मैकेनिज्म्स आर डिजायरेबल और नॉट। तो देखिए पहला जो आपके पास स्टेटमेंट है इसमें बताया जाता है कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या समझते हैं, हाउ द डिफरेंट मैकेनिज्म फंक्शन। तो ये बिल्कुल बात सही आ रही है। तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम हमारी कोशिश रहती है कि हम समझें, हम अंडरस्टैंड करें, देखें कि किस तरह से जो अलग अलग मैकेनिज्म आपके पास आ रहे हैं क्या ये डिजायरेबल हैं या नहीं है। तो इसके जो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट 1 ये भी ठीक आ रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 ये भी ठीक आ रहा है। तो करेक्ट आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज बोथ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। यूटिलिटी दैट वन इंडिविजुअल गेट्स फ्रॉम द कमोडिटी कैन चेंज विद द चेंज इन। जो यूटिलिटी
कोई भी इंडिविजुअल हासिल करता है किसी कम्युनिटी के साथ, तो वो चेंज होती रहती है। किसके चेंज होने से? क्या प्लेस चेंज होने से इसकी यूटिलिटी चेंज हो सकती है? क्या टाइम चेंज होने से इसकी यूटिलिटी चेंज हो सकती है? नन ऑफ दीज या बोथ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ। देखिए यूटिलिटी का मतलब क्या है सर? यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? यूटिलिटी होती है सर सेटिस्फिकेशन कितनी आ रही है, वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी जो है किसी चीज़ की, कितनी आपकी सेटिस्फिकेशन किसी चीज़ से मिल रही है, उतनी उसकी यूटिलिटी है, उतनी उसकी जो है डिमांड होगी। तो ये यूटिलिटी जो है पूछ रहा है कि ये यूटिलिटी जो है किसी चीज़ की किससे चेंज होती है? अगर उस चीज़ की जो है प्लेस चेंज हो जाए उससे उसकी चेंज हो सकती है सर? बिल्कुल हो सकती है। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल हमारे पास, चलिए हम कश्मीर की एग्जाम्पल ले लेते हैं। आज का सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज हमारे पास क्या है? कश्मीरी कहावत है ना सर, अगर शाम को हमें चावल नहीं मिलेंगे, वो बोलते हैं ना कश्मीरी में क्या, अगर शाम ने बतास ना कहीं ना परवाह मगर कांगड़ का सासन ज़रूर। मतलब शाम को अगर हमें खाना नहीं होगा कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी कांगड़ी जो है हमें शाम को मिलनी चाहिए। ठीक है जी, तो ये बात हम कश्मीर में समझते हैं। तो अगर हम ये प्लेस चेंज कर रहे हैं, आप कुछ कश्मीरी रह रहा है, कोई आज बहुत ही अच्छे से वो कांगड़ी का इस्तेमाल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसको हम उठा के आज जो है वो जा रहा है मुंबई में चला गया है सर। इस टाइम में मुंबई में बड़ा अच्छा मौसम है, क्या उसको उस कांगड़ी की यूटिलिटी, उसके लिए इस कांगड़ी की अहमियत उतनी ही है जितनी यहाँ पर कश्मीर में इसकी है सर? नहीं है। तो प्लेस चेंज होने से उसकी यूटिलिटी चेंज हो गई सर? हो गई। अब टाइम से समझते हैं। देखिए यही कांगड़ी की एग्जांपल हम ले रहे हैं। आज कितनी सर, इसको हम राजकुमारी की तरह हम इस्तेमाल कर रहे हैं, आज इसकी बड़ी इज्जत है, आज के घरों में यही शान है कश्मीर में, आज कश्मीर में कांगड़ी ही शान है। तो आज हम इसको बड़ी कदर कर रहे हैं इसकी। हाँ भाई, ये हमें बड़ी सहूलियत फराहम कर रही है। लेकिन अगस्त का टाइम आने दो, जून के टाइम आने दो, जुलाई के टाइम आने दो, गर्मी ज़बरदस्त होगी, इस कांगड़ी को कोई पूछेगा भी नहीं। बात सच है कि नहीं है? बिल्कुल सच है। तो टाइम चेंज होने से इसकी यूटिलिटी भी चेंज हो रही है। तो बोथ ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो सर और भी हैं, लेकिन अब अगली क्लास में वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जो है डेटा लिमिटेड होता है, इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक ही ये क्लास रखेंगे। द रेट ऑफ द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ क्वांटिटी कंज्यूमर्ड इज ए मेजर। आप पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज किसी भी टोटल यूटिलिटी में किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी कंज्यूमर्ड, ये किसका मेजर है? क्या ऑप्शन नंबर ए आपके पास टोटल यूटिलिटी आ रहा है? क्या ऑप्शन नंबर बी मार्जिनल यूटिलिटी आ रहा है? क्या ऑप्शन नंबर सी ऑर्डिनल यूटिलिटी आ रहा है? या नन ऑफ दीज? तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है सर? मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली आपके पास ये है, इट्स द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। और ये जो आपके मार्जिनल यूटिलिटी है जनरली डिमिनिशेस, इसकी वैल्यू जो है कम होती रहती है किससे? विद इंक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी। अगर आप किसी भी चीज़ की आप कमोडिटी इंक्रीज कर रहे हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी की जो वैल्यू है वो कम होती हुई आपको नजर आएगी। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल यूटिलिटी आ रही है किसकी वजह से? अगर आप चेंज कर रहे हैं द क्वांटिटी ऑफ जो आपके पास कमोडिटी है कंज्यूमर की, इसकी क्वांटिटी आप चेंज कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है टोटल यूटिलिटी में, वो किसका मेजर है सर? वो आपके पास मार्जिनल यूटिलिटी का जो है कंसेप्ट है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में YMCQs बहुत सारे टॉपिक्स आपके रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करें अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, ये सीरीज हम कंटिन्यू आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस माध्यम से आपके पास इकोनॉमी पूरी की पूरी आपके पास डिस्कस हो जाएगी। शाम के टाइम पर ही ये क्लास आपको मिल जाया करेंगी, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। गुजारिश कर रहे हैं प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।